हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग 20 मिनट रिवीजन सीरीज टुडे। ओके, तो पहला चैप्टर हम लोग इसमें करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, और आपको डिस्क्रिप्शन में फार्मूला लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी फिजिक्स की, तो उसको एक बार ज़रूर आप चेकआउट करना। अच्छा, रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने सीखा था। तो हमें सबसे पहले पता है कि भाई x होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, v होता है हमारा वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सेलरेशन। अगर हम लोग x को डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है, v को डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब v का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो, या तो v dv बाई dx भी लिख सकते हो। अब जैसे ये लीनियर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे ये हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज़ हैं वैसे ही हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी भी आती हैं। ठीक है, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं r से लिखता हूँ, ठीक है, या फिर x से लिखता हूँ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसमें वेलोसिटी v होती है, उसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। इसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जैसे हमारे पास इसमें इक्वेशंस होती थी v इक्वल टू यू प्लस at, उसमें होता है ओमेगा f इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। टाइम इज सेम। s इक्वल टू होता था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इसमें होता था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें होता है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो होंगे उसमें थीटा आपको डिग्रीज में दिया रहेगा, या तो आपको बोलेगा 20 रोटेशन या 20 रेवोल्यूशन। तो अगर रोटेशन आप 20 बार कर दिए तो इसका मतलब 20 पाई डिस्टेंस नहीं 40 पाई डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली, क्योंकि अगर आप एक बार सर्कल पूरा करते हो तो वो होता है 2 पाई, इसको 20 बार कर दोगे तो वो हो जाएगा 40 पाई। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा थीटा दिया रहेगा, रोटेशन इतना कर लिया तो निकाल लेना। तो बेसिकली आपको एग्जाम में जो ओमेगा होगा वो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n। n क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आरपीएम आरपीएस में आपको दिया रहेगा, तो ओमेगा की भी वही यूनिट होती है खैर, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको दिया कि अ फैन इज रोटेटिंग विथ 90 आरपीएम, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 90। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 180 आरपीएम। आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर दो, तो 30 आपका नहीं, डिवाइड बाय 60 करोगे 3 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 3 आरपीएस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रिलेशन है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई t, 2 पाई बाय t। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है, n क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में आप कितनी रोटेशन करते हो वो होती है फ्रीक्वेंसी, या एक टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना आपको टाइम लग रहा है वो होता है टाइम पीरियड, या एक पर्टिकुलर साइकिल पूरा करने में। अब वो एसएचएम की साइकिल हो सकती है, रोटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स देख लेना इनके वाले। ठीक है, अब हम लोग अगर इन क्वांटिटीज को इस फॉर्म में लिखें तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, या तो थीटा डी नहीं, या तो ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस हो गए इनके। अच्छा, अब हम लोग लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन अगर डिफाइन करें तो क्या होता है रिलेशन? पहला रिलेशन होता है x इक्वल टू आर थीटा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट कर दोगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा दूसरा रिलेशन आ जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो एंगुलर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, ये तीसरा रिलेशन आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग वो कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं एक एक करके और सबके फॉर्मूले लिखते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा हो। अब वो फोर्स फ्रिक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाय आर, या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू एक और होती है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेसिकली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर या तो वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का पहला फॉर्मूला मिलता है एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। वी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये इससे कैंसिल, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ये आ गया। ठीक है, इजी। अच्छा, एक और चीज़ अब इसमें खास है ध्यान देने वाली है कि जैसे जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है ना, उसको आप इक्वल कर देते हो इस पर्टिकुलर फोर्स के, जहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाती है। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी आप सर्कुलर ट्रैक पे जाते हो तो जब आप टर्न लेते हो ना तो आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। आपने किसी ड्राइवर को देखा होगा, जब भी टर्न लेते हैं हम लोग तो हम स्पीड कम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी इमेजिन हो रहा होगा कि अगर हम बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं और हमने टर्न लिया तो हम पलट जाएंगे। ठीक है, इमेजिन हुआ? ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली हमारी कार के जो टायर्स हैं उनको जिन फ्रिक्शन ने पकड़ रखा है, ठीक है,
तो वो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब फ्रिक्शन इतना ज़्यादा तो होता नहीं है कि जिंदगी भर पकड़ के रखेगा, फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है जिसके बाद वो छोड़ देगा, तो वेलोसिटी हमें उस हिसाब से रखनी पड़ती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? कार ऊपर है, ठीक है, ये आपकी कार है, ये रोड पे चल रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा एन और नीचे लगेगा कार का mg, तो एन के किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल, तो ये आ गया म्यू mg। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर बाय आर, m से m खत्म, तो v स्क्वायर आ गया म्यू आर जी, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू आर जी, ठीक है। तो बेसिकली हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन से कम रहना पड़ेगा, इसको इससे कम रहना पड़ेगा, इसको इससे कम रहना पड़ेगा, तो वेलोसिटी को इससे हमेशा कम रहना पड़ेगा म्यू आर जी से। तो कितना मैक्सिमम हो सकता है? ये म्यू आर जी के मैक्सिमम हो सकता है, तो यही चीज़ यहाँ पे वी मैक्स इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेरिवेशन कैसे हुआ है। सिमिलरली आप वेल ऑफ डेथ की बात करो, तो वेल ऑफ डेथ की अगर हम लोग बात करें तो मौत के कुएं में जब एक बार कार चढ़ जाती है, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मौत का कुआं है, आप वर्टिकल साइड से सीधा देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी कार जो है वो मौत के कुएं पर चल रही है। तो बेसिकली यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नीचे इसका लग रहा होगा mg, इसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखा है फ्रिक्शन ने। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वही देख रहे हो ना आप, सेंटर की तरफ है भाई, ये ट्रैक ऐसा है ना, तो बेसिकली यही तो सेंटर की तरफ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है n, इसका मतलब mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या है? n। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा, जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। n की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर बाय आर, m से m खत्म, ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई rg बाय म्यू, ठीक है। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बेसिकली देखो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी भी नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हो गया तो गाड़ी गिर जाएगी। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन दिस, मतलब mv स्क्वायर बाय आर इज ऑलवेज लेस देन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा इससे कम है, मतलब जो फ्रिक्शन है, मतलब जो mg है वो इससे हमेशा कम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये इससे हमेशा कम रहता है तो rg वहां गया, म्यू यहाँ गया, तो v स्क्वायर जो है या फिर v जो है वो हमेशा इससे बड़ा रहना चाहिए, किससे? rg बाय म्यू से। तो अगर इसको हमेशा इससे बड़ा रहना है तो कम से कम कितना रह सकता है? इतना रह सकता है, तो ये v मिनिमम आ गया रूट rg बाय म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेशंस होते हैं। अब मैं सारे डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब आपको पता ही है, जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ आपको ढकेले, जैसे कार वगैरह टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ जाते हो, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगा के हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, वही होता है। अब जैसे कुछ केसेस की बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई कॉइन है, उसको आप घुमा रहे हो, ठीक है, कॉइन के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, तो कितना जोर से घुमाओगे कि वो इंसेक्ट बाहर फेंका जाए, बाहर छटक जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसेक्ट है वो कॉइन पर बैठा हुआ है, जब कॉइन घुमा रहे हो तो बेसिकली जो इंसेक्ट बाहर की तरफ जा रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल ना लगा के हम सेंट्रीफ्यूगल लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। फ्रिक्शन को ही वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेंगे फ्रिक्शन से, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए बैंकिंग ऑफ रोड डिस्कस करते हैं हम लोग। बेसिकली बैंकिंग क्यों की जाती है? ताकि जो स्पीड लिमिट होती है ना उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा सके टर्न करने की। जैसे आप टर्न करने जा रहे हो, टर्न लेते हो फ्लैट रोड पे, तो वहाँ पे गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैंकिंग कर दोगे ना तो उससे होगा ये कि आप टर्न करने की जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो फिर, क्योंकि स्पीड लिमिट बढ़ जाती है फिर tan थीटा वाले टर्म से, ठीक है। तो बेसिकली 12 डिग्री 14 डिग्री बैंकिंग कर दी जाती है, इसलिए रेस ट्रैक वगैरह आप देखो थोड़े बैंक्ड रहते हैं ताकि टर्न करने पे कोई गिरे ना, बाइक वाला है ना या कार वाला। तो बेसिकली विदाउट फ्रिक्शन अगर हम डील करते हैं तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू दे दी और मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड पूछ ली, तो आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए आप एक चीज याद कर सकते हो, देखो कोई भी वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब न्यूमरेटर छोटा हो रहा हो, मतलब माइनस, और डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा हो, ठीक है। जब भी कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैल्यू छोटी ही आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है। 10/9 ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 9/10, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ओके, इसका डेरिवेशन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम का भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन जरूर देख लेना क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L cos θ/g, ठीक है। कॉनिकल पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जो, तो बेसिकली देखो जनरली पेंडुलम्स ऐसे घूमते हैं, लेकिन कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है? कोन बनता है, इमेजिनरी कोन, देखो ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे एक कोन बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक एंगल थीटा आ जाएगा। पहले कैसा 2D में चलता था ये, ठीक है, पहले 2D में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पहले 2D में ऐसे 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 घूमता रहता था। अभी कॉनिकल पेंडुलम में तो एक एंगल आ जाता है, 3D हो जाता है,
तो बेसिकली वो थीटा आ जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो ये उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन एक बार देख लेना। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जो ऐसे होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा, रोड पे, यहाँ पे, वहाँ पे। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते हैं, जैसे रोलर कोस्टर वगैरह जो ऐसे आपको ले जाते हैं ना, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो उसमें कुछ केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा हूँ, देख लेना चाहिए तो, लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जिनको पता है एनीवेज, तो बेसिकली इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक वगैरह आते हैं, एमसीक्यू वगैरह आते हैं, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो अपर मोस्ट पोजीशन पर जो टेंशन होती है वो 0 होती है, अपर मोस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी √rg होती है। लोअर मोस्ट पोजीशन पर टेंशन 6 mg होती है। लोअर मोस्ट अपर मोस्ट ऐसे याद करो, ABCD मत याद करो, टेक्स्ट बुक में ABCD है, मैंने ABCD लिखा है, ठीक है। तो देख लेना, फर्क होता है। तो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 6 mg का होता है, और साइड वाइज और अपर मोस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 3 mg का होता है, ठीक है। तो साइड वाइज जो वेलोसिटी होती है वो √3rg होती है, नीचे वाली वेलोसिटी √5rg होती है, ऊपर 1rg होती है। तो 1 3 5 ऐसे याद कर लो, ठीक है। घड़ी में 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सिंपल, 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये दोनों वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। और टेंशन का क्या है, टेंशन तो ऐसा है कि भाई एक कम रहेगा हमेशा, ऊपर एक कम नीचे एक ज़्यादा, ठीक है। टेंशन ऊपर एक कम नीचे एक ज़्यादा, ऊपर 0 नीचे 6 mg, साइड में सेम 3 mg, ऊपर एक कम नीचे एक ज़्यादा, साइड में सेम, ठीक है, 3 mg। तो बेसिकली इस तरीके से आप टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो भी तो उसमें कुछ इनर्शिया होता होगा, तो उस पर्टिकुलर इनर्शिया को, जैसे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो उसमें भी कुछ रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी आएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज dm(r²). तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रल dm(r²), ठीक है। अब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना पड़ेगा, जैसे सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, ठीक है। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, रिंग का होता है mr², ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर का भी mr² होता है। हॉलो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², ठीक है। तो बेसिकली जैसे कोई एक रॉड है आपके पास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, अगर सेंटर से लें तो, साइड से लेंगे तो ml²/3 होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में एंड में दे रखा है, तो आपको चाहिए तो आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर सकते हो। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिंग का, रिंग ही बेसिकली हॉलो सिलेंडर में भी आ जाती है, डिस्क का, स्फीयर का, ठीक है। कहीं कहीं ये भी आ सकता है, बाकी सारे वैसे जनरली दिखते नहीं है, ठीक है। स्फीयर का याद कर लेना क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में शायद उससे रिलेटेड आ जाए, और डिस्क का भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। अब इसमें एक और टर्म आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक स्फीयर था, उसको तुमने पिघला दिया, तो पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr², ठीक है। सॉलिड स्फीयर था तुम्हारे पास, उसको तुमने पिघला दिया, तो पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr²। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो कैसे पता करोगे, क्योंकि अब तो उसका कोई शेप ही नहीं है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं mk², और ये जो k है ना, इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस k की वैल्यू निकालते हैं। इस k की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर कर दो। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr², अब क्या है mk², तो m से m खत्म, तो k की वैल्यू आ जाएगी √2/5 r, ठीक है। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लिए, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो इस तरीके से। तो आपको एग्जाम में रेशियो पूछ लेगा, रेडियस टू रेडियस ऑफ गायरेशन किसी का भी, जैसे आपको इसका पूछ ले तो इसका रेडियस टू रेडियस ऑफ गायरेशन √5/2 आएगा, ठीक है। स्फीयर की बात कर लो तो 2 आएगा शायद, √2 आएगा शायद, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 थियरम होता है। सबसे पहला होता है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरा होता है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, इसको याद कर लेना, इसका डेरिवेशन भी देख लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनके स्टेटमेंट्स डिट्टो याद करना एज इट इज़, ठीक है। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका तुम्हें इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेट्स से ये पॉइंट सी है, तो इसका अगर तुम्हें इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, तो बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है ना एक्सिस, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो निकालो, और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मान लो h है, तो उससे तुम IC निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला हो जाता है I0 प्लस कैपिटल M इंटू h², ठीक है। मतलब तुम्हारे पास, अगर तुम्हें देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर रॉड होता है, ठीक है, इसका सेंटर से अगर ये लाइन पास होती है
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो बेसिकली इसके सेंटर ऑफ मास से जब पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई यहाँ का निकालो। तो अगर तुम्हें यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, लेट्स से ये हमारा I है, तो हमें I अगर निकालना है तो I के लिए फॉर्मूला क्या होगा, IC + mh²। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ अगर l है तो यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी l/2, ठीक है। तो IC कितना है ml²/12, h की वैल्यू क्या है l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml²/12 + ml²/4, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 ml²/12, तो ये आ जाएगा ml²/3। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर रॉड का अगर यहाँ से एज से देखोगे आप लोग तो वो ml²/3 होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ऐसे यूज होता है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 एक्सिस होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होगी जेड एक्सिस और एक एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो बेसिकली थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। उसके बाद क्या करो कि जो 2 सेम प्लेन में एक्सिस है उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा वो उनके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस यहाँ है, जेड एक्सिस यहाँ है और वाई एक्सिस ऊपर है। तो सेम प्लेन में कौन से 2 एक्सिस है, एक्स और वाई या एक्स और जेड? तो एक्स और जेड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो वाई के इक्वल होगा, ठीक है। ये नहीं याद करना है आपको ये याद करना है जो मैं बोल रहा हूँ, सेम प्लेन में जो 2 एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा वो परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है mv, एंगुलर मोमेंटम होता है mv क्रॉस r, ठीक है, मतलब mvr साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है mv, इसका अगर आप तुम मोमेंट लोगे तो क्रॉस r कर दो तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बाकी इसका कंजर्वेशन भी होता है, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉर्क। तो टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f या फिर rf साइन थीटा। टॉर्क का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से समझ लो, जो रोटेटिंग फोर्स होती है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जैसे पन्ने को पलट रहे हो, दरवाजा खोल रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, वहाँ पे जो फोर्स लगती है, ठीक है। तो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एक तो r पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस कितना है। जैसे तुम दरवाजा खोल रहे हो तो एकदम पास से अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो नहीं खुलेगा ना, ऑब्वियसली। जैसे इस बोर्ड को मैं यहाँ से उठाऊंगा तो मुश्किल होगा, या यहाँ नीचे से उठाऊंगा तो मुश्किल होगा। नीचे से उठाऊंगा तो बिना फोर्स लगाए शायद उठ जाए, धीरे से ही। नीचे से उठाऊंगा तो शायद ऐसे ही उठ जाएगा, ठीक है। ऊपर से उठाऊंगा तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क नहीं जनरेट हो पाता है। क्यों? क्योंकि r कम रह जाता है ना। नीचे फोर्स लगाऊंगा, r बहुत ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, तो r ज्यादा रहेगा। यहाँ पे करूंगा तो r बहुत कम रहेगा, तो ऑब्वियसली टॉर्क जनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है टॉर्क। ओके, नेक्स्ट चीज आती है रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस, एक तो रिलेशन होता है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और एक रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो एल इक्वल टू आई ओमेगा एक रिलेशन, और एक रिलेशन ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जैसे हम लोगों का फोर्स का फॉर्मूला होता था dp/dt, मतलब फोर्स लीनियरली प्रोपोर्शनल रहता था लीनियर मोमेंटम के, ठीक है। तो जो टाउ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एंगुलर मोमेंटम के। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो dl/dt के इक्वल होता है। मान लो कभी टॉर्क 0 हो जाए तो dl भी 0 हो जाएगा। dl 0 हो गया मतलब मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। इसका मतलब m1 v1 r1 इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 r2, या फिर i1 ओमेगा 1 इक्वल टू हो जाएगा i2 ओमेगा 2, ठीक है। या तो m1 ओमेगा 1 r1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m2 ओमेगा 2 r2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे बैलेट डांसर्स, डाइविंग एंड स्विमिंग पूल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो छूट गई वो थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लीनियर केस में फॉर्मूला क्या होता था, हाफ mv²। तो एंगुलर केस में बस क्वांटिटीज को बदल दो, मास की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलो अब रोलिंग मोशन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन का मतलब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन एक साथ। मतलब मान लो यहाँ से कोई बॉल नीचे गिर रही है, तो बेसिकली उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी है
और एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्योंकि जब बॉल नीचे गिर रही है तो रोल करते करते गिर रही है ना, तो बेसिकली उसको रोलिंग मोशन कहा जाता है। इसमें ये जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, आप कहोगे के क्या है, के रेडियस ऑफ गायरेशन है, वही चीज़, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है थीटा यहाँ वाला, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे रोलिंग मोशन में हम लोग रोटेशनल वाला केस नहीं कंसिडर करते तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g sin थीटा होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग वाला केस कंसिडर कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे अपॉन में 1 + k² वाली क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में भी फर्क आ जाता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे रोटेशनल वाली भी होगी और ट्रांसलेशनल वाली भी होगी, जिससे टोटल एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होती है वो होती है ½ I ω², ट्रांसलेशनल जो होती है वो होती है ½ mv²। तो ओमेगा को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं v/r से, ठीक है, ताकि टोटल एनर्जी को हम लोग कंपेयर कर सकें, और I को रिप्लेस कर देते हैं mr² से। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले k और r² का रेशियो निकाल लो, क्योंकि ये चीज़ हर जगह है, ठीक है, यहाँ भी आएगी। इसको हम लोग फर्दर अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आएगी ये चीज़, ठीक है। हम क्या करेंगे, I की जगह डाल देंगे mk², तो टोटल एनर्जी आ जाएगी देखो ½ mk², ठीक है। ओमेगा की जगह चाहिए तो v/r डाल दो, लेकिन ठीक है चलो ½ mv², ठीक है। तो ½ m कॉमन हो गया, ठीक है, अंदर क्या बचा k², ओमेगा को डाल दो v²/r² प्लस v², ठीक है। तो यहाँ से v भी कॉमन हो गया, तो टोटल एनर्जी आ गई ½ mv² 1 + k²/r², ठीक है, ये आ गई टोटल एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब k²/r² हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे k²/r² अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ किसके लिए करें, हॉलो स्फीयर के लिए करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², तो 2/3 mr² इक्वल टू mk², m से m खत्म, तो k²/r² की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ वैल्यूज निकालने, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो g sin थीटा अपॉन 1 + 2/3, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, और अगर आपको टोटल एनर्जी निकालने बोलूँ तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका रेशियो आप लोगों को दे रखा है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टोटल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो बेसिकली वो रेशियो जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो कैसे आया वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट ठीक है। टोटल एनर्जी देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी क्या आएगी ½ mv² 1 + 2/3, तो ये आ जाएगी आपकी 5/3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv² होती है, उसको ऐसे ही रहने दो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ I ω² होती है, तो I की जगह क्या आ जाएगा, I की जगह आ जाएगा 2/3 mr², और ω² की जगह आ जाएगा v²/r², तो r² से r² खत्म, तो ये हो गया ½ ये m ये v बाहर ले लो, तो ½ mv² बाहर, अंदर बचा 2/3, ठीक है। तो ये आपका टोटल एनर्जी है 5/3, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² 2/3। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ½ mv² वाला टर्म क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया सब में, क्योंकि वो कॉमन टर्म है, तो हम जब रेशियो लेंगे तो उसको हटा देंगे, तो ½ mv² हटा दिया, यहाँ पे बचा 5/3 यहाँ पे बचा क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना 1, यहाँ पे बचा 2/3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो हर एक केस के लिए। फिर आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 5:3:2, तो आपका रेशियो आ गया 2:3:5। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। नहीं समझा तो एक और बार देख लो, समझ जाओगे कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो एनर्जीज का। तो पूछेगा तो यही पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये 1 जो 3 हो गया, ये क्या था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3, कंपेयर करो मैक्सिमम नंबर से जो था 5, तो 3 आउट ऑफ 5 कितना परसेंट, 60, तो इसका मतलब 60% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और 2 क्या है, रोटेशनल, तो 2/5 40% क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। 5 क्या है, आपका टोटल एनर्जी है। तो अगर आपको ये पता करना है कि कौन कितना परसेंट है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट है, तो कैसे पता करोगे आप, जो वैल्यू है, ठीक है। 1 किसकी वैल्यू थी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, जो हो गई अब 3, तो 3 को 5 से डिवाइड करो, तो बेसिकली ये 3 क्या है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 5 क्या है टोटल एनर्जी। तो टोटल में से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट है, 60% का, 3/5 × 100 करो, पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप रोटेशनल का निकालो तो 2/5 कर दो। तो इसी तरीके से आप सबका कर सकते हो। तो आपका होमवर्क है आप डिस्क के लिए करो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।